चलिए, मनोविज्ञान के इतिहास में एक दिलचस्प सफर पर चलते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो इंसान के मन को समझने की कोशिश की कहानी है। देखते हैं कि ये खोज आखिर शुरू कहाँ से हुई और आज हम कहाँ तक आ पहुँचे हैं। ये सवाल हम सब के मन में कभी ना कभी तो आता ही है ना? आखिर हम जो भी सोचते हैं, जैसा भी महसूस करते हैं या जो भी करते हैं, उसके पीछे की वजह क्या है? यही वो एक सवाल है जो मनोविज्ञान की पूरी दुनिया का सेंटर पॉइंट है। हर एक्शन, हर एहसास, हर सोच के पीछे छिपे राज को जानने की कोशिश। और देखिए, इस विषय का पूरा सार ना इसके नाम में ही छिपा है। साइकोलॉजी ये दो ग्रीक शब्दों से बना है। साइकी जिसका मतलब है मन या आत्मा, और लोगोस जिसका मतलब है विज्ञान या अध्ययन। तो सीधा सीधा मतलब हुआ मन का विज्ञान। ये सिर्फ हमारे बर्ताव को देखना नहीं है, बल्कि मन को एक साइंस की तरह समझने की गहरी कोशिश है। आज हमें लगता है कि साइकोलॉजी एक मॉडर्न सब्जेक्ट है, लेकिन सच तो यह है कि इसके सवाल उतने ही पुराने हैं जितनी की खुद इंसानियत। इसकी जड़ें साइंस में नहीं, बल्कि उससे भी बहुत पहले फिलॉसफी यानी दर्शन शास्त्र में मिलती हैं। जरा सोचे, हजारों साल पहले प्राचीन मिस्र के लोग ये जानने के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि भाषा पैदाइशी होती है या हम उसे सीखते हैं। और उधर प्राचीन ग्रीस में अरस्तु जैसे महान दार्शनिक वो मन के काम करने का एक पूरा सिस्टमैटिक मैप बनाने में लगे थे। मतलब ये खोज वाकई में बहुत बहुत पुरानी है। तो सवाल ये उठता है कि वो पल कब आया, वो टर्निंग पॉइंट कब आया जब मन के बारे में सिर्फ फिलॉसफी की बातें होना बंद हुईं और इसने एक प्रॉपर साइंटिफिक सब्जेक्ट की शक्ल ले ली। ये एक बहुत बड़ा मोड़ था। ये पूरी कहानी इस टाइमलाइन में साफ दिखती है। देखिए, शुरुआत हुई प्राचीन ग्रीस से, जहां फिलोसोफर्स सिर्फ मन के बारे में सोचते थे, बहस करते थे। फिर कहानी आगे बढ़ी 17वीं सदी में, जब रेने देकार्त ने कहा कि मन और शरीर ये दोनों अलग अलग हैं, लेकिन एक दूसरे पर असर डाल सकते हैं। और फिर आया असली गेम चेंजर। साल था 1879, जब विल्हेम वुंट ने जर्मनी में दुनिया की पहली साइकोलॉजी लैब बनाई। ये तारीख 1879, इसे याद रखना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक लैब का खुलना नहीं था, ये एक तरह का ऐलान था, एक घोषणा थी कि अब इंसान के मन को भी वैज्ञानिक तरीकों से नापा जा सकता है, उसका अध्ययन किया जा सकता है। और जैसे ही साइकोलॉजी एक साइंस बनी, एक जबरदस्त बहस छिड़ गई। बहस इस बात पर कि अच्छा, अब इसे पढ़ना कैसे है, मन को स्टडी करने का सही तरीका क्या है। और इसी बहस से जन्म हुआ साइकोलॉजी के पहले स्कूल ऑफ थॉट का, मतलब अलग अलग विचारधाराओं का, जिनका मन को देखने का अपना अपना नजरिया था। तो सबसे पहले मैदान में उतरे स्ट्रक्चरलिस्ट यानी संरचनावादी। विल्हेम वुंट ही इन्हें लीड कर रहे थे। इनका आइडिया बड़ा सीधा था। वो कहते थे कि अगर मन को समझना है तो उसे उसके सबसे बेसिक हिस्सों में तोड़कर देखो। हमारी संवेदनाएं, हमारी भावनाएं, हमारे मन में बनने वाली तस्वीरें, इन सबको अलग अलग करके स्टडी करो। बिल्कुल वैसे जैसे एक केमिस्ट पानी को समझने के लिए उसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ देता है। लेकिन इस आइडिया को चैलेंज करने के लिए जल्द ही एक दूसरा ग्रुप सामने आ गया, फंक्शनलिस्ट यानी प्रकार्यवादी। उन्होंने कहा, सवाल ये नहीं है कि मन किस चीज से बना है, असली सवाल तो यह है कि मन करता क्या है, मतलब इसका फंक्शन क्या है। उनके लिए जरूरी ये समझना था कि हमारा मन, हमारी चेतना हमें इस दुनिया में ढलने, जीने और कामयाब होने में कैसे मदद करती है। और फिर कहानी में एक और भी बड़ा ट्विस्ट आया। एक नया ग्रुप आया, बिहेवियरिस्ट्स यानी व्यवहारवादी, और उन्होंने तो सब कुछ पलट दिया। उन्होंने कहा, एक मिनट, मन, चेतना, इन सबको भूल जाओ, हम इन्हें देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। उनका मानना था कि साइकोलॉजी को सिर्फ उन चीजों पर फोकस करना चाहिए जिन्हें हम साफ साफ देख सकते हैं, नाप सकते हैं। और वो क्या है? हमारा व्यवहार, हमारा एक्शन। और इन सब बहसों के बीच एंट्री होती है सिगमंड फ्रॉइड की, और इन्होंने तो आकर पूरा गेम ही बदल दिया। फ्रॉइड ने एक क्रांतिकारी आइडिया दिया। उन्होंने कहा कि हम जो भी करते हैं उसका असली कंट्रोलर हमारा जागा हुआ मन नहीं है, बल्कि असली ड्राइवर तो हमारे मन के भीतर छिपा एक शक्तिशाली अचेतन मन है। एक ऐसी दुनिया जो हमारी छिपी हुई इच्छाओं, डरों और संघर्षों से भरी है। तो ये जो शुरुआती लड़ाइयाँ थीं, जो विचारों का टकराव था, उसी ने एक ऐसे फील्ड की नींव रखी जो आज हमारी जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा बन चुका है। आज साइकोलॉजी बहुत बड़ी और प्रैक्टिकल हो गई है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये ज्ञान असल जिंदगी में हमारे किस काम आ रहा है।
आज की तारीख में साइकोलॉजी हमारी जिंदगी के लगभग हर हिस्से में मौजूद है। ऑफिस में अपनी टीम को मोटिवेट करने से लेकर स्कूलों में बच्चों को बेहतर तरीके से पढ़ाने तक, यहाँ तक कि मानसिक स्वास्थ्य को समझने में भी साइकोलॉजी के सिद्धांत हर जगह काम कर रहे हैं। कई बार तो हमें पता भी नहीं चलता। ये शायद साइकोलॉजी का सबसे कॉमन और जाना पहचाना चेहरा है, क्लिनिकल साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट करते क्या हैं? वो बातचीत यानी थेरेपी के जरिए लोगों को डिप्रेशन, एंग्जाइटी जैसी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से बाहर निकलने में मदद करते हैं। कभी सोचा है कि स्कूल की किताबें या हमारे पढ़ने का तरीका कैसे तय होता है, कि सिखाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? इन सब सवालों का जवाब एजुकेशनल साइकोलॉजी देती है। इसका काम यही है कि सीखने सिखाने के प्रोसेस को सबके लिए आसान और ज्यादा असरदार बनाया जाए। हम सब एक समाज में रहते हैं, अकेले तो नहीं, है ना? तो सोशल साइकोलॉजी इसी बात को समझती है कि दूसरे लोगों के होने से, ग्रुप में होने से हमारे सोचने का तरीका, हमारा बर्ताव कैसे बदल जाता है। हम भीड़ में अलग तरह से क्यों बिहेव करते हैं, किसी के लिए हमारे मन में पहले से ही कोई धारणा क्यों बन जाती है। ये सब सोशल साइकोलॉजी का एरिया। हाँ, ये एक कन्फ्यूजन है जो बहुत लोगों को होता है। साइकाइट्रिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और साइको एनालिस्ट, आखिर इनमें फर्क क्या है? तो चलिए इसे आसान बनाते हैं। देखिए, साइकाइट्रिस्ट एक मेडिकल डॉक्टर होते हैं जो दवाइयां लिख सकते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास साइकोलॉजी में डॉक्टरेट होती है और उनका फोकस थेरेपी पर होता है। और साइको एनालिस्ट वो होते हैं जो खास तौर पर फ्रॉइड की थियरी और टेक्निक्स में ट्रेनिंग लेते हैं। तो ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। साइकोलॉजी का विकास आज भी जारी है और आज के समय में कई नए और मॉडर्न नजरिए हैं जो हमें मन की गहराइयों को और बेहतर ढंग से समझने में मदद कर रहे हैं। जैसे कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी, ये हमारे दिमाग को एक सुपर कंप्यूटर की तरह देखती है कि हम जानकारी कैसे लेते हैं, उसे कैसे प्रोसेस करते हैं, कैसे याद रखते हैं और कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। फिर है ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, जो इंसान की आज़ादी, पर्सनल ग्रोथ और अच्छा करने की क्षमता पर जोर देती है। और बायोलॉजिकल साइकोलॉजी तो सीधा हमारे ब्रेन के अंदर देखती है, ये समझने के लिए कि हमारे न्यूरॉन्स और केमिकल्स हमारे व्यवहार को कैसे कंट्रोल करते हैं। तो अरस्तु के सवालों से लेकर आज के एडवांस्ड ब्रेन स्कैन तक ये सफ़र वाकई बहुत लंबा और शानदार रहा है। लेकिन एक बात तो तय है, मन को पूरी तरह समझने की ये खोज अभी खत्म नहीं हुई है। ये शायद इंसानियत का सबसे बड़ा और सबसे पेचीदा रहस्य है। और ये सवाल हमें हमेशा सोचने पर मजबूर करता रहेगा कि इस कहानी में अगला बड़ा मोड़, अगली बड़ी खोज क्या होगी।